हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम क्लास हैंड रिटन नोट्स से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे तथा हम इस तरह क्लास को कवर करेंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हो, वो ईज़िली हमसे सॉल्व हो सके। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली। इस चैप्टर में हम बैंकिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है वित्त। वित्त का मतलब क्या होता है? मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। मतलब मनी का उपयोग के अधिकार को हम क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। मतलब मनी पर हमारा कितना राइट है, इसको क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। वित्त के लेन-देन का मुख्य आधार ब्याज अथवा लाभांश होता है। मतलब अगर हम किसी से वित्त का लेन-देन करते हैं, तो उसका वो क्या होगा? या हमको ब्याज मिलेगा या जिससे हमको लाभांश लाभांश फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 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 टॉपिक है वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था क्या होती है? वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उपकरण और वित्तीय बाजार का सम्मिलित रूप है। मतलब जो वित्तीय व्यवस्था है वो क्या है? वित्तीय सेवा हो गई, जितनी भी फाइनेंशियल सर्विस हो गई है और जितने भी फाइनेंशियल टूल्स हो गए और फाइनेंशियल मार्केट का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है? यह व्यवस्था संसाधनों की गतिशीलता का मुख्य साधन है। मतलब संसाधन जितने भी मनी से रिलेटेड जितने भी संसाधन है, उसका गतिशीलता किस में आती है? वित्तीय व्यवस्था में आती है। वित्तीय व्यवस्था बचतकर्ता एवं निवेशक के बीच की कड़ी है। मतलब जितना आप सेविंग करोगे और इन्वेस्टमेंट, इनके बीच की कड़ी क्या है? वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब एक सिस्टम है ये, जिसमें कि सारी चीजें हो रही है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब कि इसका मतलब हुआ जैसे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो वित्तीय सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था में क्या होता है कि सबको क्या खुली कोशिश की जाती है, सबको क्या संसाधन उपलब्ध कराए जाए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां वित्त का लेन-देन अधिक आय वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर किया जाता है, वित्तीय बाजार कहलाता है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब, इसका मतलब हुआ कि अधिक वाले क्षेत्र में जहाँ पैसा अधिक हो और जहाँ नीड हो, उसकी ओर मतलब पैसा का क्या होगा? लेन-देन होगा। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं वित्तीय बाजार। माना कि एक क्षेत्र जहाँ पैसे की ज़रूरत है और एक क्षेत्र जहाँ पैसा अधिक है, वहाँ के लोगों के पास भी अधिक है, तो वो क्या करेंगे? वो कम वाले क्षेत्र में क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार को सुचारू रूप से गतिमान बनाए रखने के लिए वित्तीय संस्था, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय उपकरण आदि की सहायता ली जाती है। मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट किस किस बेस पर चलेगा? वो चलेगा कि फाइनेंशियल संस्थाएं होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, जिसके जिसके कारण फाइनेंशियल मार्केट इजिली से चल सके। ठीक है दोस्तों, जैसे आप एक चार्ट बनाए, ठीक है दोस्तों, ये बैंक है, ये अधिकाय वित्तीय संस्था भी है और अधिक मतलब अधिकाय, इसके पास पैसा है, बैंक के पास अधिक पैसा है, मतलब ये एक संस्था हो गई। ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई। ठीक है, ये अभाव है, मतलब ये कमी वाला क्षेत्र है। तो क्या हो गया? बैंक क्या करेगा? बैंक इस व्यक्ति, कंपनी या फर्म को क्या वित्त देगा? ऋण, मतलब ऋण देगा इसको। ठीक है, और ये बैंक वित्तीय सेवा के माध्यम से इसको ऋण देगा। ठीक है, और व्यक्ति क्या देगा? बैंक को वापस मूलधन भी देगा प्लस ब्याज देगा। बैंक को व्यक्ति या कंपनी फर्म वापस क्या देगा? मूलधन और ब्याज। ठीक है दोस्तों, ये पूरा क्या है? ये अधिक वाले क्षेत्र से कम कम वाले क्षेत्र में, अभाव क्षेत्र में पैसे का कैसे लेन-देन हो रहा है, ये इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है। यहाँ वित्तीय उपकरण क्या है? कैश है। अब देखिए वित्तीय बाजार का महत्व, क्या महत्व है? पहला है संसाधन की गतिशीलता में सहायक हुए। मतलब जितने भी रिसोर्स है वो क्या हो गई? गतिशीलता में, मतलब उसमें गतिशीलता पैदा हो जाएगी जितने भी संसाधन हो गए, फाइनेंशियल मार्केट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब सेविंग, अगर फाइनेंशियल मार्केट किसी देश में स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ लोगों की सेविंग भी अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बचत को निवेश में परिवर्तित करने में सहयोग। अब किसी के पास सेविंग है, ठीक है, तो वो सोचेगा कि मैं कहीं अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर लूँ। तो ये भी किसकी वजह से हो सकता है? फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। ठीक है, चौथा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक समृद्धि दर को ये प्रोत्साहन करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखते हैं हम फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब वित्तीय संस्थाएं क्या, आपको क्या क्या चीज़ है फाइनेंशियल सिस्टम में। पहला हमने पढ़ा है वित्तीय और वित्तीय बाजार क्या होता है, वित्त और वित्तीय बाजार हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम एक बोलते हैं ना, इसको रीढ़ की हड्डी है फाइनेंशियल सिस्टम की। इसी के बेस पे ही सारा कुछ निर्भर है। तो हम ये मेनली इसे भारत के बारे में हम इसके बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है। पहले आरबीआई हो गया, इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग पढ़ेंगे, बैंक के प्रकार पढ़ेंगे, बैंक के कार्य पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पढ़ेंगे, वित्तीय समावेशन, शब्दावली सुधार, जितने भी टॉपिक हो गए हम सीरियल से ये करने वाले। ठीक है दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं वित्तीय बाजार के प्रकार। वित्तीय बाजार दो प्रकार का माना जाता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ठीक है दोस्तों, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब मुद्रा बाजार क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां वित्त का लेन देन अल्पकालिक अवधि के लिए की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब
कि जो मनी मार्केट मुद्रा बाजार है वहाँ पे क्या होता है, वित्त का लेन देन मतलब पैसों का लेन देन क्या होता है, थोड़े समय के लिए होता है। मतलब 1 वर्ष से कम माना है, जैसे 1 वर्ष से कम या उससे कम होता है, चाहे 5-6 महीने कुछ ही हो, वो कहाँ कहलाता है, वो कहलाता है मुद्रा बाजार। ठीक है, वो मुद्रा बाजार में होता है। नेक्स्ट है, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में लेन देन 1 महीने में होगा, 2 महीने में होता है, 1 साल से कम ही होता है। ठीक है, वित्त का लेन देन जितना भी होगा ना, वो बैंकिंग सिस्टम माना जाता है कि मुद्रा बाजार है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार। वह बाजार जहाँ वित्त का लेन देन दीर्घकालिक मतलब 1 साल से अधिक अवधि के लिए किया जाता है। इनमें डिफरेंस क्या है कि मुद्रा बाजार में अल्पकालिक होता है, मतलब 1 साल से कम या उससे कम होता है, 1 वर्ष से कम। और इसमें पूंजी बाजार में क्या होता है, दीर्घकालिक मतलब 1 साल से अधिक की अवधि के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजी बाजार कहते हैं। पूंजी बाजार की सहायता से संसाधनों की को दीर्घकालिक अवधि के लिए गतिशील किया जाता है, मतलब लंबे समय के लिए होता है, मतलब 1 साल से अधिक के लिए संसाधन का गतिशीलता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, शेयर मार्केट का। और मुद्रा बाजार क्या था, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा बाजार मतलब मनी मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मनी मार्केट में 2 प्रकार से, एक होती है संगठित मुद्रा बाजार और दूसरी होती है असंगठित मुद्रा बाजार। ठीक है, संगठित मुद्रा बाजार में क्या होता है, इस बाजार में वित्त का लेन देन निश्चित नियमावली के आधार पर किया जाता है। मतलब जो ये क्या होता है, संगठित होता है, मतलब एक रेगुलेट माध्यम से होता है, मतलब नियम के तौर पे चलती है। जैसे कि हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें पता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, इतना टाइम पीरियड है, इतना कुछ है, मतलब वो फिक्स या फ्लेक्सिबल जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस बेस पे बैंकिंग सिस्टम हमारा चलता है। पूरा एक नियम आरबीआई पूरा रेगुलेट करती है कि कोई बैंक कुछ ना मतलब कस्टमर के साथ कुछ एक्सेस इंटरेस्ट रेट अपने मर्जी से ना ले ले। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, संगठित मुद्रा बाजार। और असंगठित मुद्रा बाजार क्या होता है, इस बाजार में वित्तीय नियमों का अभाव होता है, मतलब इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। मतलब इसमें जैसे और बैंकों में तो आरबीआई का भी वो रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। यह केवल विश्वास आधारित, ये केवल किस में चलता है, विश्वास पे चलता है, आधारित कार्य करने वाली प्रणाली है। जैसे इसमें क्या है, सेठ जी हो गए, साहूकार, से प्राचीन काल में होता था ना कि हम किसी से कुछ लेना चाहो तो सेठ के पास देते कि उसको हम कुछ चीज़ गिरवी रख देते थे, तो हमें क्या देता था, पैसा देता था। अगर हम पैसा टाइम से वापस नहीं करते तो उस चीज़ को क्या करता था, हड़प लेता था। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है असंगठित मुद्रा बाजार। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तरलता, लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, तरलता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, किसी परिसंपत्ति को नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता, समय एवं धन की हानि न्यूनतम हो, क्या कहलाती है, तरलता कहलाती है। मतलब कोई ऐसी संपत्ति आपके पास, इसका सीधा मतलब यह है कि कोई संपत्ति जितनी जल्दी किसमें, कैश में परिवर्तित हो जाए, नकदी में, मतलब नकदी में जितनी जल्दी परिवर्तित है वो तरलता कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, गोल्ड की तरलता प्रॉपर्टी से अधिक होती है, क्योंकि गोल्ड क्या, आप तुरंत जाओगे तुरंत क्या होगा, तुरंत कैश में वो कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी में थोड़ा टाइम लगता है, आपको पता है कि पूरा प्रोसेस होता है प्रॉपर्टी में, किसी को आप बेचोगे तो पूरा। गोल्ड में तो आप जाओ अभी उसमें गोल्ड की ज्वेलर की शॉप में तुरंत बेच देते हैं, तो इसकी तरलता क्या हुई, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो चुका है। इसको ही बोलते हैं तरलता, कि कितनी जल्दी आप किसी भी संपत्ति को नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे बोलते हैं तरलता। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसको भारत में सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, अब केंद्रीय बैंक क्या है। 1926 में रॉयल कमीशन शाही जिसके चेयरमैन कौन थे, हिल्टन यंग, इसके आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, 1921 सबसे पहला बैंक कौन सा था, इंपीरियल बैंक, बाद में 1955 एसबीआई हो गया। ठीक है, एक एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इसमें क्या गया, आरबीआई का स्थापना, आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 के स्थापना कहाँ की गई, कोलकाता में की गई। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये थे ओसबोर्न स्मिथ, आरबीआई एक्ट। और इसका प्रथम प्रमुख मुख्यालय गया है कोलकाता में 1935 में। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ शिफ्ट हो गया, मुंबई में 1937 में। अब क्या था कि पहले आरबीआई में क्या है, निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक थी, मतलब प्राइवेट प्राइवेट का वो क्या बहुत ज़्यादा था आरबीआई में। ठीक है, लोन सबसे ज़्यादा प्राइवेट क्षेत्र को ज़्यादा मिलता था, सरकारी क्षेत्र या जो भी है सार्वजनिक क्षेत्र, वहाँ पर ऋण कम मिलता था। 1949 में क्या हो गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब है अभी आप सरकारी बैंक बन गया, मतलब पहले निजी क्षेत्र में भूमिका जाती थी, अब क्या है, अभी सरकार ने क्या किया, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, अब इसमें सरकारी बैंक बन गया है। और इस समय उससे गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लागू किया गया है। इसके माध्यम से क्या करता है, आरबीआई बैंकों का नियमन करता है, मतलब रूल और रेगुलेशन अन्य बैंकों पर आरबीआई लागू करता है अपने, किसके तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो आरबीआई में एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है। ठीक है, केंद्रीय बोर्ड होता है आरबीआई में एक, इसका नाम है केंद्रीय निदेशक बोर्ड। इसमें कौन कौन सा सदस्य होते हैं, एक होता है सरकारी निदेशक और दूसरे होते हैं गैर सरकारी निदेशक। सरकारी निदेशक में कौन कौन होते हैं, गवर्नर और 4 उप गवर्नर, अधिकतम ये होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, ये कहते हैं पूर्णकालिक, जितने साल के लिए नियुक्त होते हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, और दूसरे होते हैं गैर सरकारी निदेशक, ये होते हैं
4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक और विभिन्न क्षेत्र के निदेशक हो गए, 10 विभिन्न क्षेत्र निदेशक हो गए। जैसे 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक कौन-कौन से? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, इनके जो निदेशक हो गए, वो इसमें शामिल हो गए। बाकी क्या हो गए? 10 विभिन्न क्षेत्र के निदेशक हो गए और 2 सरकारी अधिकारी हो गए, ठीक है? ये होगा कि एक इससे मिलकर क्या बनेगा? ये बनेगा केंद्रीय निदेशक बोर्ड आरबीआई में, ठीक है? अब पढ़ते नीचे, आरबीआई के अंतर्गत सभी प्रमुख निर्णय केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं, जिसका हमने ऊपर पढ़ा था। ये निर्णय किसके लिए लिए जाते हैं? केंद्रीय बोर्ड द्वारा, तथा उन निर्णय को लागू कराने के लिए स्थानीय बोर्ड की सहायता की जाती है। तथा जो हमें ये स्थानीय बोर्ड 4 है, ठीक है? ये क्या करते हैं? इसको लागू करते हैं। केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। गवर्नर की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों? क्या होगा? ये होगा कि एक गवर्नर होगा, 4 उप गवर्नर, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। गवर्नर की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। आरबीआई में क्या होती है? गवर्नर की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं। जो अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने कि ये विभिन्न क्षेत्र के 10 निदेशक, इनकी भी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तथा 4 स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले हेतु 4 निदेशक केंद्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। इसमें 4 जो स्थानीय बोर्ड के निदेशक है वो भी भाग लेते हैं। केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं जो सरकार की विभिन्न नीतियों से संबंध मत रखते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये 2 सरकारी अधिकारी सरकार का वो करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। 10 विभिन्न क्षेत्र के निदेशक होंगे, 4 स्थानीय बोर्ड के बैंक के क्या होंगे? निदेशक होंगे और 4 क्या होंगे? उप गवर्नर, एक क्या होंगे? गवर्नर होंगे, ठीक है दोस्तों? ये होंगे केंद्रीय बोर्ड में होंगे, आरबीआई है। अब नेक्स्ट है, केंद्रीय बोर्ड की एक वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होती है, ठीक है दोस्तों? एक केंद्रीय बोर्ड की एक वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होती है तथा 3 महीने में कम से कम 1 बैठक होना अनिवार्य है। मतलब 3 महीने में 1 बैठक होनी चाहिए, ये अनिवार्य है, ठीक है? और अधिकतम कितनी होगी एक वर्ष में? न्यूनतम 6 होनी चाहिए और अधिकतम कितनी हो सकती है? लेकिन 3 महीने में कम से कम 1 होनी है। वर्तमान में आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड है जो क्षेत्रीय आर्थिक हितों को पूरा करने हेतु केंद्रीय बोर्ड की सलाह देते हैं। कौन सी है? 4, चेन्नई, कोलकाता और ये क्या नाम, दिल्ली और मुंबई। ये 4 क्या है? स्थानीय बोर्ड है। इसके अतिरिक्त आरबीआई द्वारा अपने कार्य पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कई शहरों में कि आरबीआई के छोटे-छोटे कार्यालय बनाए गए हैं। अब है आरबीआई के कार्य। पहले होता है केंद्रीय बैंक के रूप में, दूसरा होता है विकासवत कार्य। मतलब विकास में क्या होंगे और एक केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का क्या कार्य है? पहला होता है बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना। मतलब बैंकिंग जितना भी बैंक से रिलेटेड जितना भी है भारत में, उसका नियमन कौन करता है? आरबीआई। किसके तहत करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सहायता से। दूसरा कहता है कागजी मुद्रा का निर्गमन करना। ये होता है मतलब कागज जो मुद्रा है उसका वो करना, निर्गमन करना। और इसके क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़, मतलब कि 200 करोड़ आपके पास होना चाहिए, उसी बेस पे आप कागजी मुद्रा का निर्गमन करेंगे, ठीक है? मतलब इसका मतलब है कागजी मुद्रा को छापना, जो भी हो गया। इसके लिए क्या होगा? आपके पास मिनिमम आरबीआई जब कोई भी चीज छापेगा, मतलब माना आरबीआई 200 करोड़ मतलब 500 करोड़ छापता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तीसरा होता है बैंकों का बैंकर, ठीक है? इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कि मतलब ये बैंकों का बैंकर है। इसका मतलब क्या समझ होगा? बैंक को अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई के पास संचित कर सकते हैं। और दूसरा मतलब हो गया तरह तरह की आवश्यकता होने पर आरबीआई से ऋण ले सकते हैं। मतलब बैंक का जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या? आरबीआई होता है। कभी भी मुसीबत है बैंक में तो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। इसको ही बोलते हैं बैंकों का बैंकर। पहला क्या है कि अगर बैंक के पास अतिरिक्त धनराशि तो क्या करेंगे? वो आरबीआई में जमा करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर बैंकों की पैसों की जरूरत है, तरह तरह की आवश्यकता है, तो क्या आरबीआई से ऋण ले सकते हैं, ठीक है? तीसरा क्या है? आरबीआई बैंक को मौद्रिक विषय पर परामर्श दे सकता है। अगर उनको कुछ लगता है कि हमको कुछ आवश्यकता है किसी चीज मतलब सजेशन की, तो क्या वो आरबीआई से सजेशन ले सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्या है? सरकार का बैंकर। मतलब ये सरकार का भी बैंकर है। जैसे केंद्र और राज्य दोनों को क्या देता है? ऋण देता है। दोनों को केंद्र राज्य दोनों को सरकार का बैंकर कहलाता है आरबीआई, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है नए बैंक को लाइसेंस देना। नए बैंक को लाइसेंस कौन देता है? ये भी आरबीआई देता है। ये हो गया क्या हो गया? केंद्रीय बैंक के रूप में। ये पॉइंट याद रखना। पहला है बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है। दूसरा कागजी मुद्रा का मतलब कागजी मुद्रा को छापना जो भी होगा। तीसरा हो गया बैंकों का बैंकर हो गया। चौथा हो गया क्या? सरकार का बैंकर। मतलब ये क्या होता है? राज्य सरकार और केंद्र दोनों को ऋण देता है, ठीक है? और जो एक अन्य पॉइंट क्या है? नए बैंकों को लाइसेंस देना। अब इसका ये तो हो गया, इसके कौन से कार्य हो गए? केंद्रीय बैंक। अब दूसरा कार्य विकासात्मक कार्य। ये विकास के उसमें क्या कार्य है? केंद्रीय बैंक का। वित्तीय व्यवस्था को आधुनिकीकरण करना, मतलब जितना भी फाइनेंस सिस्टम है उसका क्या करना? मॉडर्नाइजेशन करना। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करना। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि हर इंसान तक
क्या बैंकिंग सिस्टम या वित्तीय व्यवस्था का पहुँचना। तीसरे में वित्तीय देश में वित्तीय साक्षरता मतलब जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो काम देश में बढ़े। चौथा है राजकोषीय नीति के साथ तालमेल बनाए रखना है तो आर्थिक संवर्धन बढ़ा देना। मतलब जो राजकोषीय नीति है, जो सरकार की पॉलिसी होती है, उसके साथ क्या है आरबीआई अपनी पॉलिसी का तालमेल कर सके। ये राजकोषीय नीति अब दोस्तों आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने 4 पॉइंट पढ़ा था। अब इसी का पॉइंट है, 5वां पॉइंट है विदेशी विनिमय बाजार का नियमन करना। मतलब फॉरेन रिजर्व इंडिया जैसे कि डॉलर के रूप में कि कोई अन्य मुद्रा में उसका नियमन कौन करता है, आरबीआई करता है। दूसरी बात है मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। ये आने वाले कुछ ही लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, जिसके बेस पे हम क्या महंगाई को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समस्या में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना। मतलब जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी होता है उसमें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है, उसमें कौन जाता है, वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर दोनों उसमें शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट इधर वाले पॉइंट थे केंद्रीय बैंक के रूप में, और विकास पॉइंट ये भी आरबीआई के दो कार्य आरबीआई के मेनली। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने आज अभी ऊपर पढ़ा था कि मौद्रिक मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करता है, आरबीआई करता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद हर एग्जाम में हर साल यूपीएससी में तो ये डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है। मौद्रिक नीति क्या होती है, इन्फ्लेशन से कैसे रिलेटेड करती है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण में उपकरणों के उपयोग से है, जिससे मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उसके उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति दर तथा आर्थिक विकास बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्य को हासिल करना है। मतलब ये क्या है, केंद्रीय बैंक का एक टूल है। ठीक है, मतलब एक उपकरण है ये, जिसके माध्यम से क्या होता है कि मनी और जितने भी ऋण है उसको क्या करते हैं, उपलब्धता को नियंत्रित करता है। उसमें जितने भी कॉस्ट होगी, उपयोग होगा, सारे किससे नियंत्रित करता है, मौद्रिक नीति से। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कम एवं स्थिर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, एक कम हो महंगाई, कम हो, और एक मतलब एक स्थिर हो महंगाई। इसका और नेक्स्ट क्या है, आर्थिक विकास। ये बहुत सारे जैसे क्या होते हैं आर्थिक लक्ष्य है, जिसके मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई ये सब नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या एक उपकरण है। ठीक है, ये मनी को, ऋण को, उसकी कॉस्ट को, उपयोग को नियंत्रित करता है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से। मौद्रिक नीति मतलब एक रेट है कि मतलब इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की वह नीति है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। यह नीति तरलता समायोजन में सहायक होती है। यह देश की आर्थिक नीति का वह हिस्सा है जिसके माध्यम से ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति दर पर नियंत्रण रखते हुए आर्थिक समृद्धि दर को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा केंद्र हो जाएगा आपको कि केंद्रीय बैंक की वह नीति मतलब ऐसी पॉलिसी है जिसके माध्यम से मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है, मतलब मनी कंट्रोल किया जाता है इससे। ठीक है, जैसे लिक्विडिटी पढ़ाना हमने कि कितनी जल्दी आप कि मतलब कोई भी चीज़ को उसमें नकदी में बदल दो, तो इसी भी सहायक होती है। इसको नहीं, इसमें भी नियंत्रित करना में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्याज दर हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को, मुद्रा आपूर्ति मतलब कि मार्केट में कितना भी कि मनी सप्लाई कैसा है। ठीक है, इन्फ्लेशन ये भी हमने पढ़ दिया, महंगाई। ठीक है, नियंत्रित करते हैं क्या, इसी की भी ये सारी चीज़ें क्या करता है, मौद्रिक पॉलिसी के माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति सरकार की राजकोषीय नीति के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखकर आर्थिक विकास की गति देता है। देखो मौद्रिक नीति किसकी होगी, आरबीआई की, और सरकार की क्या होगी, राजकोषीय नीति। जब इन दोनों के बीच तालमेल होगा तभी तो विकास होगा। तो यही कहना चाह रहा है कि मौद्रिक नीति सरकार की राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य बनाए रखकर, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए सरकार की राजकोषीय नीति है कि क्या ज़्यादा, जैसे वो कोविड का टाइम क्या उन्होंने कि लोन वो दिया है, क्या नाम है, सरकार ने टैक्स में बहुत छूट दे दी थी। ठीक है, टैक्स में छूट देने का कारण क्या हो गया कि लोगों के पास सेविंग ज़्यादा हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मानो सेविंग ज़्यादा हो गई, तो अगर सेविंग ज़्यादा होगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया। पैसा ज़्यादा होने पर क्या हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिनकी सप्लाई उस टाइम कम होगी, तो उनकी कीमत क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब ये तो सरकार ने कर लिया अपना काम। ठीक है, अगर इसमें आरबीआई की मौद्रिक नीति नहीं होगी तो क्या होगा, महंगाई तो बढ़ती जाएगी। तो इसमें आरबीआई का रोल है कि अब इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगा। तो आरबीआई क्या कर देगा कि एक लोन को महंगे कर देगा, बहुत सारी चीज़ होगी जो जिसके कारण कि मार्केट में पैसा कम हो, बैंकों से पैसा खींच लेगा, कुछ ऐसे शेयर बॉन्ड या कुछ ऐसे इशू करेगा जिससे कि मनी का क्या होगा, शक हो जाएगा, मतलब मनी मार्केट से आरबीआई के पास आ जाएगी, जिससे कि बैलेंस हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। यही मतलब है कि सामंजस्य बैठाना है दोनों के बीच। अब है कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है। पहला है केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के द्वारा आर्थिक समृद्धि को उद्देश्य को ध्यान रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि सबसे पहले क्या है कि जो प्राइस जो भी है, किसी वस्तु का जो प्राइस है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मूल्य स्थिरता सस्टेनेबल ग्रोथ की अनिवार्य शर्त है, मतलब सदा है, मतलब अगर आप मूल्य आपका मतलब सही है, इतना कि बहुत महंगाई हो या बहुत ही कम हो, मतलब जिसको बोलते हैं कि
वस्तु की वैल्यू ना हो तो उसमें क्या हो, इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए, मूल्य स्थिरता होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, संधारणीय विकास समृद्धि की अनिवार्य शर्त है, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अनिवार्य शर्त है। कौन सी? मूल्य स्थिरता। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगी मौद्रिक नीति। नेक्स्ट है, ये तो हो गया जी, क्या नाम है कि उद्देश्य इसका ये है। तो इसमें क्या है, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। ये क्या है, क्या नाम, मौद्रिक नीति का क्या है, मेन काम है। कीमत स्थिरता, विनिमय स्थिरता को बनाए रखना, ठीक है, ये भी हो गया। मुद्रास्फीति दर और आर्थिक सुविधा की वजह से ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये क्या है, सारे क्या है, मौद्रिक नीति के क्या है, काम है, उद्देश्य है। मई 2016 को आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया, जिसमें लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक सामयिक आधार प्रदान किया जा सके, ठीक है। इसमें संशोधन किया गया, फिर हम आगे पढ़ेंगे। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत सरकार आरबीआई के साथ परामर्श करके प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4+2 सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया। मतलब सीधा मतलब है कि आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया कि हमने क्या करना है कि जो मुद्रास्फीति है, मतलब जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जिस बेस पे हम उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ये ऊपर इसका मतलब है। इसमें क्या किया कि जैसे आरबीआई ने क्या किया कि 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4+-2 सीपीआई, मतलब जो भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इस इतनी रेट पर रहनी चाहिए, मतलब या 6 होनी चाहिए या 2 रहे, मतलब इनके बीच रहे महंगाई, जो भी दर होगी इन्फ्लेशन है। आपने सुना होगा न्यूज़ में, कभी-कभी 8% चली जाती है महंगाई, कभी-कभी 9%। इसी को रोकने के लिए वो सरकार और आरबीआई ने मिलकर ये फॉर्मूला बनाया है कि इतना रहना चाहिए इन्फ्लेशन। जैसे ही 6 से ऊपर जाएगा तो तुरंत आरबीआई अपने एक्टिव हो जाएगी, महंगाई बढ़ गई तो बहुत सारे टूल का प्रयोग करेगी जिससे महंगाई कम हो, ठीक है दोस्तों। एक ही फॉर्मूला है, 4+-2, मतलब 2 या 6, इनके बीच ही क्या रहनी चाहिए, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति रहनी चाहिए। 31 मार्च 2021 को सरकार ने पुनः अगले 5 वर्ष के लिए 31 मार्च 2016 तक मुद्रास्फीति के लक्ष्य को संचालन को मतलब सेम ही रखा गया है। पहले कब रखा गया था, 16 से 21 के लिए, अब नेक्स्ट क्या रखा गया, 21 से 26 के लिए, मतलब इन्हीं के बीच रहेगी। जैसे इनकी जैसे 6 से ऊपर जाएगी या 2 से कम जाएगी तो आरबीआई और सरकार दोनों क्या एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आरबीआई क्या करेगी, अपने जितने भी टूल है महंगाई कम करने के लिए वो क्या प्रयोग करेगी, ठीक है। ये दोस्तों मेन एमएल हुआ है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति के प्रकार। अब मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है। एक होती है सस्ती मौद्रिक नीति, एक होती है कठोर मौद्रिक नीति, ठीक है। चलो पढ़ते जाओ, सस्ती मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति क्या है, इसके अंतर्गत ब्याज दरों में कमी की जा सकती है। मतलब सस्ती मौद्रिक नीति का सीधा मतलब है कि पैसा बांटना, कि ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो, ठीक है। मतलब एक देसी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब है कि सरकार क्या करेगी, ब्याज दर कम कर देगी, मतलब लोन में इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगी, इसका उद्देश्य तरलता में वृद्धि करके औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहित करके उत्पादन बढ़ाना होता है। मतलब मेनली ये होता है कि जितने भी लोग हैं वो तरक्की कर सके। तरक्की का मतलब कि रेट कम कर दिया गया, मतलब अगर रेट 15% हो तो जितना लोन लिया उस चुकाने में भी उतना पैसा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कम करते जिससे लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो और वो प्रयोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। ये मतलब इस तरलता में वृद्धि करता है, मतलब उनके पास पैसा ज़्यादा है। नेक्स्ट है, इस नीति के द्वारा आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए तरलता में वृद्धि की जाती है। आर्थिक मंदी का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो मंदी दूर होगी। इसको दूर करने के लिए क्या करेगा, ये कौन सी नीति अपनाएगा, ये अपनाएगा सस्ती मौद्रिक नीति। दूसरी नीति कौन सी है, दूसरी नीति है कठोर मौद्रिक नीति। अब कठोर मौद्रिक नीति क्या होती है, इस नीति के अंतर्गत आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि करता है। क्या करेगा, ब्याज दर, मतलब अब क्या करेगा आरबीआई, बाजार जितने भी लोगों के पास पैसा है वो क्या करेगा, उसको मार्केट से क्या करेगा, अपने पास खींच लेगा। आरबीआई इस पॉलिसी के तहत, मतलब सारा पैसा अपने पास, जितना जितना जैसे सरकार को, आरबीआई को लगता है कि पैसा मार्केट में ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, तो क्या करेगा, वो पैसा वापस खींचने की कोशिश करेगा लोगों से। इसका उद्देश्य तरलता का नियंत्रण करके मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करना है। सीधा मकसद इसका यही है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, सरकार आरबीआई क्या करेगी, पैसा वापस खींचेगी। महंगाई का मतलब जैसे माना 3 लोग हैं, उनके पास, एक के पास 200 रुपये, एक के पास 150 रुपये, एक के पास 100 रुपये। अब क्या होगा, और कुछ चीज़ें लेनी है, माना टमाटर लेने हैं कोई किलो, ठीक है। अब पहले 100 रुपये वाला जाएगा तो वो बोलेगा कि मुझे चाहिए, दूसरा फिर 150 वाला जाएगा, तीसरा 200 वाला जाएगा, माना इससे ऊपर होगा कोई 400 रुपये देगा। तो मतलब लोगों के पास पैसा है, लेकिन टमाटर क्या है, 1 किलो ही है बचा हुआ, तो मतलब टमाटर महंगाई हो गई ना, टमाटर भाई रेट बढ़ गया उसका बहुत ज़्यादा, और सप्लाई भी उतनी हो नहीं रही। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करता है आरबीआई, मार्केट से पैसा खींच देता है। कठोर मौद्रिक नीति आर्थिक समृद्धि दर को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। मतलब ये माना जाता है कि ये क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कहीं, तो क्या माना जाता है कि प्रभावित करता है इन्फ्लेशन
इसलिए भी ये भी माना जाता है कि इन्फ्लेशन होगा तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हानिकारक होता है। ये दोस्तों एक चक्र है, इसके में हम पढ़ते हैं कैसे होता है। साख सृजन नीति मतलब कैसे पैसा बनाया जाता है, ठीक है? ये मौद्रिक नीति है गवर्नमेंट की, ठीक है? ये नीति है कि साख सृजन नीति जितना भी पैसा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, ठीक है? ये मौद्रिक नीति के तहत किया जाता है। पहले अगर सस्ती मौद्रिक नीति, ठीक है? इसमें क्या होगा, ब्याज दर कम होगा, ठीक है? लोगों के पास तरलता बढ़ेगी, पैसा आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मानी जाती है, ठीक है? हो गया, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है? अब दूसरा है कठोर, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा, ब्याज दर ज़्यादा हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगी, ठीक है? अब इसमें क्या प्रभाव, सस्ती का क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसमें क्या बढ़ेगी, इसमें मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। सस्ते में विपरीत प्रभाव इसका क्या हो जाएगा ना, इसके क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और कठोर में क्या हो जाएगा, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। जैसे हमने ऊपर में पढ़ा था ना ये, कि अगर कठोर हो जाएगी तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव होगा कि आर्थिक समृद्धि दर कम हो जाएगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इस नीति के तहत क्या हो जाएगी, हाँ, इसमें क्या हो गया, तरलता में वृद्धि हो जाएगी। तरलता में वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब लोगों के पास पैसा आएगा, किससे होगा, ये सस्ती मुद्रा दर से, ठीक है? सीधा मतलब है कि सस्ती मुद्रा दर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो सही है, लेकिन क्या होगा, इससे क्या महंगाई भी बढ़ जाएगी। और कठोर जो है ये क्या होगा, ये तो महंगाई को कम करेगा, लेकिन क्या ग्रोथ को भी थोड़ा हैम्पर करेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आज पढ़ा था कि बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक हो, इसी तरह हम नए नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।